Hello student, in last video we discussed about movement into plant. Okay, now in this video we discuss about movement into plant due to the growth. Student, हम movement in plant due to growth के बारे में बात करें तो some of the plant like pea plant और bee plants, okay, जो beans के plant होते हैं, that climb up other plant of fences by means of tendrils, okay. तो ऐसे plant के पास क्या होता है, tendrils होते हैं. tendrils यानी कि कैसे, ऐसे समझो कि ये plant है और ये इसका leaf है, okay. तो ऐसे ऐसे फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे टेंड्राइल्स फॉर्म होते हैं, ओके. तो ये जो ये टेंड्राइल्स है, ये टेंड्राइल्स वेरी सेंसिटिव होते हैं किसी भी टच से. सो अगर किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या कर लेते हैं, वो उसके सराउंड क्लाइंब कर लेते हैं, ओके. और आगे हम बात करें तो डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्राइल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. और अगर उसे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या सपोर्टिव नहीं मिले तो वो इतने फास्टली ग्रोथ नहीं करती है जितना उसके पास कोई ऑब्जेक्ट हो. दिस causes the tendril or circle around the object and thus cling to it. More commonly, plant responds to stimuli slowly by growing in a particular direction. So, यहाँ पे भी जो मूवमेंट हो रही है स्टूडेंट, तो इसे जो प्लांट जो भी वो स्टिम्यूली के रिस्पॉन्स देती है. तो यहाँ पे भी आप देखो तो पी प्लांट हो या बीन्स का प्लांट हो, अगर उसे मूवमेंट करना है ग्रोथ की वजह से ही हो रहा है, लेकिन उसका जो स्टिम्यूली है वो क्या है, उसका सपोर्ट है. जो भी अगर कोई सपोर्टिव पार्ट मिलेगा तभी वो उसके सराउंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी, ओके. अगर आगे बात करें, बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर एज इफ द प्लांट इज मूविंग, ओके. तो यहाँ पे हम सम ऑफ दी एग्जाम्पल देखेंगे कि जो प्लांट है उसमें हमें मूविंग करता हुआ किस तरह से देखने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आपको जो प्लांट है, प्लांट को कुछ मूवमेंट करते हुए दिख रहा है, वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है. अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी आपको कुछ देखने को मिलेगा किस तरह से. भले ही ये जो प्लांट है वो कैसा टेढ़ा लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पे रूट भी नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा क्यों, राइट. तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि अभी हमने आगे देखा कि प्लांट के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट की वजह उसकी स्टिम्यूली है, राइट. तो स्टिम्यूली के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर मूवमेंट या ग्रोथ किस तरह से होगा, राइट. तो आपको पता है कि प्लांट जो है, ओके, तो प्लांट और प्लांट को एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, ओके, चेंज इन क्या होता है, तो वो सारे इफेक्ट क्राइटेरिया जो है वो प्लांट को इफेक्ट करते हैं. किस तरह से, तो आपने सनफ्लावर देखा होगा. सनफ्लावर किस तरह से क्या होता है, तो नाइट के टाइम पे वो ऐसे झुक जाता है और जैसे ही डे टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे सन ग्रो क्या होगा, राइज होगा, वैसे वैसे उसकी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, राइट. तो यहाँ पे आप देखो तो आपको फोटोट्रॉफिक मूवमेंट देखने को मिल रही है. और यहाँ पे जो हमें ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है कि प्लांट इस डायरेक्शन में तो ग्रो नहीं हो रहा है, इसी डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे सनलाइट मिल रही है, ओके. तो यहाँ पे जो इसकी स्टिम्यूली है वो क्या है, सनलाइट है, जिससे प्लांट रिस्पॉन्स दे रहा है, ओके. आगे हम देखें तो अनदर एग्जाम्पल है. तो स्टूडेंट याद रखना, इसे हम फोटोट्रॉफिक मूवमेंट और फोटोट्रॉफिज्म कह सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट, आपने देखा होगा तो जो प्लांट होते हैं वो प्लांट में आपने देखा होगा तो ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगा कि रूट्स जो होते हैं वो सॉइल में ही होंगे और स्टेम और लीफ बाहर ही होगा, ओके. ऐसा क्यों, क्योंकि जो रूट्स है वो जियोट्रॉफिज्म, ओके, वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म है, राइट. और जो
प्लांट के स्टेम एंड लीफ है वो नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म है। ओके, ध्यान रखना कि इसे हम जियोट्रॉफिज्म कह सकते हैं, राइट, टुवर्ड द सॉइल। ओके, सो दैट जियोट्रॉफिज्म। इसी तरह अगर आप देखो तो प्लांट में आपने देखा होगा कि रूट्स भी जियोट्रॉफिज्म तो है ही, लेकिन जिस रीजन में उसे वाटर मिलेगा वो रूट वही जाएगा, राइट। तो उसे हम हाइड्रोट्रॉफिज्म्स भी कह सकते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट। उसी तरह से आपको पता है कि प्लांट में पोलिनेशन प्रोसेस होती है। तो पोलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एंथर में से पोलन ग्रेन स्पेसिफिक जो भी क्या है स्टिग्मा है वहीं पे आता है, आगे जाके ही वो पोलिनेशन करता है। ऐसा नहीं होता कि वो इधर इधर गिर जाए, यहाँ हाँ ऑफ कोर्स गिरता है, लेकिन वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी जाता ही है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं और वो स्पेसिफिक केमिकल्स के टुवर्ड वो मूव करता है। So that is known as a chemotrophisms, okay, toward the chemicals. ध्यान रखना, okay? तो student, hydrotrophism means toward the water movement, chemotrophisms mean toward the chemicals, okay? Chemicals जो stimuli है उसको response देके movement करेगा। Geotrophisms means toward the stimuli of soil, okay? Soil के toward move करेगा, ध्यान रखना, okay? तो स्टूडेंट, जो प्लांट है आपको जो उसकी ग्रोथ है और उसके जो अफेक्टिव फैक्टर्स है उसके हिसाब से उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके, अब आगे हम बात करें तो हमने अभी देखा कि जो आगे देखा था कि टच मी नॉट, प्लांट में टच करते हैं तो बहुत सेंसिटिविटी दिखने को मिलती है, तुरंत ही क्लोज हो जाता है। उसी तरह से सनफ्लावर जो है वो लाइट के टुवर्ड मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो मूवमेंट आपको स्लोली या इंस्टेंट देखने को मिलती है। अगर हम एनिमल के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो एनिमल में जो है ये मूवमेंट एंड ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली क्या है, कंट्रोल है कि हम हमारे आर्म्स हो या फिंगर्स हो, राइट, हम हमारे बॉडी मूवमेंट को हमारे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। और किसी भी चीज को, किसी भी स्टिम्युलो को हम क्या कर सकते हैं, क्विकली रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और ये क्विकली रिस्पॉन्स हम क्यों दे सकते हैं? तो क्योंकि हमने आगे डिस्कस किया कि नर्व इम्प्यूल्स, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक इम्प्यूल्स फॉर्म होती है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो student, electrical impulse are excellent means of this, but these are limitation to use of electrical impulse. Firstly, they will reach only those of cells they are connected by nervous system. यानी कि electrical impulse nervous systems जो है बहुत फास्टली क्विकली रिस्पॉन्स तो देती है, बट उसकी भी लिमिटेशंस ये है कि जहां तक नर्वस सिस्टम स्प्रेड होगी वो वहां तक ही काम कर पाएगा, नॉट ईच एंड एवरी सेल। ईच एंड एवरी सेल तक ये नहीं पहुंच पाता है, राइट, इनटू द एनिमल बॉडी। और सेकेंडली, once an electrical impulse is generated in cell and transmitted, cell will take some time to rest its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. यानी कि इसमें क्या होता है कि एक बार हमने इम्प्यूल्स जनरेट करके आगे गया तो टेकिन रेस्ट लेगा, उसके बाद वो नया इम्प्यूल्स बनाएगा, राइट। तो आगे हम इन अनदर वर्ड में बात करें तो सेल्स आर, जो सेल्स कैन नॉट continually created and transmitted electrical impulse, okay. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cell known as a chemical communications. यानी कि स्टूडेंट, हमने इनिशियली देखा कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है जो कि बहुत क्विकली रिस्पॉन्स देता है, हमारे मर्जी के हिसाब से हम किसी भी स्टिमुलस को क्विकली एंड फास्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बट इसकी भी एक लिमिटेशंस है। तो वो क्या है? तो ईच एंड एवरी सेल तक वो नहीं पहुंच पाएगा, वह उस सेल को वहां तक नर्व्स टिश्यू होगी तभी वो एक्टिवली वर्क कर पाएगा। और
एक बार नर्व इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो रेस्ट लेगा, उसके बाद नया इम्पल्स जनरेट करेगा, राइट। तो हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व इम्पल्स है उसके साथ साथ अनदर एक सिस्टम देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज अ केमिकल कम्युनिकेशंस, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।